अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 22 दिसंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। मेरा ये आज का दूसरा वीलॉग है। जब अब से चंद घंटे पहले मैंने अपना पहला वीलॉग किया आज के दिन का, तो मैंने उसी वीलॉग में ये कमेंट किया था कि मेरी कोशिश होगी कि चंद घंटों के बाद इन्हीं डेवलपमेंट्स को मैं मज़ीद एक्सपेंड करूँगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि मैं समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने महमूद ख़ान अचकज़ई और मौला और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की लीडरशिप में अलॉन्ग विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के, जो फैसले किए हैं, जो कंसेंसस डेवलप किया है, जो ऐलानात वहाँ पे किए गए हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन इसके रास्ते में बहुत से चैलेंजेस हैं, और मैंने कहा था कि मैं एक अगले वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसके सामने किस किस्म के चैलेंजेस हैं। मैं शुरू में आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सियासी चैलेंजेस होते हैं, कि असल में जो सियासी हिकमत अमली है, उसे ओपन मीटिंग्स के अंदर पंडाल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ना ही उसे टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के अंदर और वीलॉग्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोई भी स्मार्ट, ज़हीन, अक्लमंद, मौसर सियासी जमात ये अफ़ोर्ड नहीं करती कि अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ को पब्लिकली डिस्कस करे और उसके ओपोनेंट्स जो हैं उसका तोड़ कर लें। तो इसको ज़हन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं जो इसकी आउटलाइन आप सबके सामने रखूँगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सामने भी पहुँचेगी, और इससे उनको, उनके वर्कर्स को, सेकेंडरी लीडरशिप को इसका कोई ना कोई फ़ायदा ही पहुँचेगा। मैं अब चंद चीज़ें इसके शुरू में मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, 2 फ़ैसले जो उन्होंने किए बहुत अहम, मैं शुरू में उसका ज़िक्र कर दूँ, मैंने किया नहीं उसका ज़िक्र। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा कि 8 फरवरी 2026 को, जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के 2 बरस पूरे हो जाएँगे, तो एक पूरे मुल्क में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है, वो एक हिमागीर पहिया जाम हड़ताल करेगी और एक शटर डाउन स्ट्राइक जो है वो की जाएगी, कि एक बहुत बड़ा मतलब उनकी एक पोजीशन है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके रास्ते में किस किस्म की मुश्किलात हैं, उनको शायद क्या करना पड़े। और दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब ने, जिन्होंने असल में शायद इस कॉन्क्लेव में नहीं आना था, लेकिन जब उनको ये खबर मिली कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 बरस की, 10 और 7 बरस की सज़ा सुनाई है, तो वो भी वहाँ पे आए, फिर उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की, और इसके बाद उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से और यूथ विंग से मुलाकात की, एक कमरे के अंदर, जहाँ उन्होंने उनकी मदद मांगी, उन्होंने बहुत सी हदायत दी, और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान का मैसेज मिल गया है, और अब हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे, और इसकी ज़िम्मेदारी जहाँ पूरी तहरीक इंसाफ पे है, वहाँ इसका वज़न जो है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को और यूथ विंग को उठाना पड़ेगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनको हमने असेस करना है। अब मैं कुछ चीज़ें जो है आपके सामने कुछ मैं पैराडाइम्स और कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ, एट द बिगिनिंग ऑफ दैट एक्सप्लेन करने के लिए। एक चीज़ जिसको मैं बार-बार दोहराता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं कोई कार्ड कैरिंग मेंबर नहीं, ना मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी कोई ओहदा लिया, ना उन्होंने मुझे कोई ओहदा ऑफ़र किया, ना मैंने कोई ओहदा लेना है, ना मेरी कोई ऐसी एम्बिशंस हैं। मेरी टोटली डिफरेंट किस्म की एक सेंस ऑफ डायरेक्शन अपनी लाइफ है। यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में करता हूँ, मेरा मकसद है कि मेरे जो देखने वाले हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं डॉट कनेक्टिंग के ज़रिए आपकी जो अवेयरनेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है फिनोमेना की, इश्यूज़ की, चीज़ों की, उसमें इज़ाफ़ा करूँ और आपको एम्पावर करूँ, ताकि खुद से इस स्किल को आप अप्लाई करके चीज़ों की डायसेक्शन करें। जैसे किसी खरगोश की डायसेक्शन की जाती है, या किसी इसे कहते हैं फ्रॉग की डायसेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप खुद चीज़ों की डायसेक्शन करें और आप देखें कि ये 2+2 जो है ये पूरा होता है कि नहीं होता। और इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप एक ब्रूटल एनालिसिस करते हैं, तो चीज़ें बड़ी सिनिकल लगती हैं, मायूस-कुन लगती हैं। लेकिन याद रखिए, सच हमेशा आपको ताकतवर बनाता है। कहते हैं कि ट्रूथ एम्पावर्स यू, झूठ आपको कमज़ोर बनाता है, इसलिए कि आप जब झूठे पैराडाइम्स के अंदर बिलीव करते हैं, जो चीज़ें हकीकत पे मबनी नहीं होती, और आगे जाके फिर वो चीज़ें सही साबित नहीं हो सकती, जिसकी मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखने वाला हूँ। फिर आपको बड़ी हैरानगी भी होती है, आपको मायूसी भी होती है, एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर शुरू से आपको फिनोमेना का, हकीकत का पता हो, तो आपको कभी भी वो मायूसी नहीं होगी, जिसकी एग्जांपल्स मैं भी आपके सामने रखने वाला हूँ। एग्जांपल नंबर 1, अगस्त 2022 में बनीगाला के अंदर इमरान खान ने एक मीटिंग की, जिसमें 10 पाकिस्तान टेलीविज़न के पाकिस्तान उस वक़्त एंकर पर्सन्स थे, मेरे ख़्याल 1-2 ऐसे लोग भी थे शायद जो टीवी के एंकर्स नहीं थे, लेकिन बड़े प्रोमिनेंट व्लॉगर थे। उसमें कौन-कौन था? ये बरखुरदार जो है इमरान खान साहब के सामने कोई 15-20 फुट के फ़ासले में ऐसे बैठा हुआ था, नहीं वो सामने इमरान खान साहब बैठे थे, यहाँ मैं बैठा हुआ। इमरान खान साहब के लेफ़्ट के ऊपर मोहम्मद मालिक साहब बैठे हुए थे, उनके इमरान खान साहब के राइट के ऊपर महर बुखारी साहिबा और काशिफ़ अब्बासी बैठे हुए थे। मुझे पूरा सीन कमरे में, इसी कमरे में हबीब अकरम साहब भी इमरान खान साहब के राइट पे मौजूद थे। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शहजाद साहब जो हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे।
कुछ और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे जिनके मुझे नाम इस वक्त ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन 10 लोग, मुझे इतना पता है कि 10 लोग जो हैं वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। इमरान खान साहब के साथ बात हुई, किसी ने कहा कि जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन क्यों दी, शायद पता नहीं मालिक साहब ने कहा, किसी और ने कहा। तो इमरान खान ने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन दी। फिर कोई ऐसी बात हुई कि इमरान खान ये समझते थे कि जब आप एक्सटेंशन किसी चीफ़ को देते हैं तो वो शायद ज़्यादा एक तरह से पोलाइट हो जाता है, नरम पड़ जाता है। तो मैंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके तमाम लोगों के सामने मैंने बड़े एक मतलब कैंडिड तरीके से कहा कि ये जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि खान साहब आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के एम्पावर किया। तो खान साहब के चेहरे के ऊपर, इमरान खान के चेहरे पे एक अजीब व गरीब हैरत के जो है असरात जो हैं नमूदार हुए कि भई तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो। बाकी लोगों ने भी बड़ी मुझे हैरत से देखा। नन ऑफ द पर्सन्स इन दैट हॉल, जिसमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन्स थे, एक छोटी सी हकीकत जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की उससे वाकिफ़ थे। मैंने कहा कि आपने उसे एम्पावर किया बिकॉज़ मुझे आर्मी ऑफिसर्स ने ये बताया, ब्रिगेडियर्स ने, मेजर जनरल्स ने मुझे बताया कि जब भी किसी आर्मी चीफ़ को आप एक्सटेंशन देंगे तो वो आर्मी चीफ़ ताकतवर हो जाता है। कॉमन मफरूज़ा ये है कि जनरल कयानी को एक्सटेंशन दी गई, जनरल कयानी बड़े गिल्टी हो गए, लोग उनको ज़लील करते थे, जगह जगह उनकी इज़्ज़त में कमी हो गई। जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी तो फिर भी ये था कि जनरल बाजवा अपोलोजाइज़ करते फिरते थे, सब चीज़ें करते थे। लेकिन आर्मी ऑफिसर्स ने, और ये कि वो चीफ़ डिफेंसिव पे चला जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो मैस्कुलिन नहीं रहता, वो नर नहीं रहता, उसका डंग निकल जाता है। ये वो चीज़ है जिसमें टिल दिस पॉइंट जब जनरल बाजवा ने ये किया उस वक्त तक 99.99% पाकिस्तानियों का यही ख्याल था। चूँकि 99.99% पाकिस्तानियों का, फ़ौज के अफसरों का भी ये ख्याल था, तो इमरान खान का भी ख्याल था, पाकिस्तान के टीवी एंकर्स का भी ख्याल था। तो ये एक कॉमनली हेल्ड पैराडाइम था। लेकिन आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे क्या बताया, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने मुझे ये बताया प्राइवेट डिस्कशंस में ऑफ द रिकॉर्ड में कि जब भी आप किसी चीफ़ को एक्सटेंशन देंगे तो टेक्निकली तौर पे चीफ़ एम्पावर हो जाएगा। बिकॉज़ जब एक नया चीफ़ आता है तो पहले 6-7-8 महीनों में वो उन्हीं लोगों में से होता है जो उसके बाकी उसके आगे पीछे को कमांडर्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं होता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 6-7-8 महीने में उनमें से कुछ लोग रिटायर होते हैं। फिर वो कुछ लोगों को प्रमोट करता है, मेजर जनरल से उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाता है, कोर कमांडर बनाता है। वो उनकी प्लेसमेंट करता है, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है, कुछ आगे पीछे रद्दो-बदल करता है, और यूँ आहिस्ता-आहिस्ता आर्मी चीफ जो है वो नफ्सियाती तौर पे और लॉजिस्टिकली तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे पावरफुल होने लग जाता है। और अगर वो बैठ ही जाए, तो अगर जिस तरह से जनरल बाजवा बैठ गए 6 बरस के लिए, जनरल कियानी बैठ गए, तो जो फिर बाकी जनरल्स होते हैं, जो उसके कोर कमांडर्स होते हैं, उसका DG ISI होता है, उसका DG MI होता है, उसके बाकी लोग होते हैं, वो उससे उम्र में, तजर्बे में और एक्सपीरियंस और सीनियरिटी में बहुत जूनियर होते हैं, जिस वजह से, और आर्मी चीफ ने ही उनको प्रमोट किया होता है, उसी ने उनकी प्लेसमेंट की होती है। तो आर्मी चीफ पावरफुल से पावरफुल होता चला जाता है और बाकी आर्मी जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और ये बात आपने देखा कि अब ये मेरा ख़्याल है कि बात आपके लिए समझना बिल्कुल आसान है, और अब इमरान खान को भी इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन अगर इमरान खान को इस पैराडाइम की अंडरस्टैंडिंग होती 2019 के अंदर, जब उन्होंने जनरल गफूर के कहने में, जनरल फैज़ के कहने में, जहांगीर खान तरीन साहब के कहने में, और कौन थे जो खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, परवेज़ नाम था, क्या नाम, परवेज़ खटक, मेरा ख्याल परवेज़ खटक नाम था, मैं इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर। बहरहाल खटक साहब के कहने में ये 4 लोग थे। ये मुझे इमरान खान साहब ने खुद बताया। जब मई 2022 में जब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च नाकाम हो गई और उसके बाद इमरान खान चंद दिनों के लिए KP हाउस में थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ मैंने एक मुलाकात की प्राइवेट किस्म की, जिसमें और कोई नहीं था, और मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों दी थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन। तो उन्होंने बड़ा बुरा मुंह बनाया, उन्होंने कहा कि मुझे इन 4 लोगों ने कन्विंस किया था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए अच्छा होगा। तो मैंने कहा कोई 4 लोग कौन थे, मेरा ख्याल था कि शायद उसमें फवाद चौधरी भी हों, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जनरल फैज़ थे, जनरल गफूर थे, और दोनों चाहते थे, दोनों को पता था कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी तो उनका चीफ बनने का चांस होगा 3 साल के बाद, और दोनों नहीं बन सके, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और उसमें परवेज़ खटक थे, और उसमें जहांगीर खान तरीन थे, उसमें फवाद चौधरी नहीं थे, उसमें कोई और लोग नहीं थे। तो बहरहाल इमरान खान को चूँकि गलत पता था, इसलिए उन्होंने गलत फैसला किया। अब आगे आ जाए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा हूँ। मैं हर वक्त लोगों को मिलता हूँ, मेरा ख्याल है कोई हफ्ता ऐसा नहीं होगा जब मेरी किसी ऐसे शख्स से जो इमरान खान का परस्तार, एडमायरर भी है, उनका जाने, उनसे मुलाकात होती है ज़्यादातर, जो ये नहीं समझते
वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत खासी फ़ेल हो चुकी थी, नाकाम हो चुकी थी 2018 से लेके 2022 तक, और ये इन्होंने गलती की, अगर ये रेजीम चेंज ऑपरेशन ना करते और इलेक्शन हो जाते तो इमरान खान ने तो इलेक्शन हार ही जाना था। इनफैक्ट जब इन्होंने रेजीम चेंज ऑपरेशन किया और इमरान खान को मौका मिला और इमरान खान ने वो 75 जलसे किए, लोगों को मोबिलाइज़ किया, तो उसके नतीजे में इमरान खान एक फिनोमेना के तौर पे इमर्ज कर गए। गलत, एब्सोल्युटली गलत। 99.99% लोग इसमें बिलीव करते हैं, पीएमएलएन के लोग भी यही कहते हैं, फ़ौज के लोग भी कहते हैं, पीटीआई के लोगों का भी ख्याल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसमें और ये मुझे हमेशा से पता था, मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में भी कहा है, आप लोगों को याद नहीं होगा। इसका कोई इसका कोई सर्टेनिटी नहीं थी, इसका कोई यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता था कि 2022 में इमरान खान इतने कमज़ोर हो चुके हुए थे कि अगला आने वाला इलेक्शन इमरान खान नेसेसरीली हार जाते। इलेक्शन कभी भी किसी हुकूमत के 3-4 साल की परफॉर्मेंस में उसका फ़ैसला नहीं होता। इलेक्शन एक बज़ाते खुद ऐसा फ़िनोमेना है, जो साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली बड़ा वेल स्टडीड फ़िनोमेना है, ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ हमारी तरह के का एक माशरा और कल्चर है। आखिरी 2, ढाई, 3 महीने के अंदर जो सियासत का रंग और मज़ाज और फीलिंग होती है, उस वक़्त जो लोग महसूस कर रहे होते हैं, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन का फ़ैसला होता है। इसीलिए जब अप्रैल 2025 के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया कि पहलगाम की दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी ने कराई होगी, बिकॉज़ आगे बिहार के बड़े मुश्किल इलेक्शन है, कुछ लोग हिंदुस्तान में भी कह रहे थे। तो इस खाकसार को पता था कि ये बिल्कुल बोगस बकवास किस्म की बात है। इसलिए कि अगर बिहार के इलेक्शन नवंबर में होने हैं, तो अप्रैल में अगर कोई जंग हो भी जाती है हिंदुस्तान-पाकिस्तान की, तो उससे नवंबर के इलेक्शन में फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। नवंबर के इलेक्शन का दारोमदार होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर हिंदुस्तान के इलेक्टोरेट की बिहार के अंदर क्या फीलिंग होती है। वैसे भी स्टेट इलेक्शन की फीलिंग टोटली लोकल किस्म की होती है, और नवंबर में जो इलेक्शन हुए, आपने देखा कि 235-36 सीटों में से 200 सीटें जो है वो बीजेपी और उसके एलाइज नीतीश कुमार वगैरह ने जीत ली। तो वो जो पूरी कहानी थी कि पहलगाम का इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक है इस वाक़े का, वो टोटल बोगस कहानी थी। लेकिन इमरान खान के केस में बहुत ज़्यादा चांसेस ये थे कि इलेक्शन जब भी होते, वो इलेक्शन इमरान खान ने जीत जाने थे। यही वजह है कि जनरल बाजवा, शरीफ और जरदारी अफोर्ड नहीं करते थे ये चांस में। उनको अच्छी तरह से पता था कि ये सारा एक मफरूज़ा है और ये मफरूज़ा नेसेसरीली ठीक नहीं। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। जब भी एक हुकूमत, आप पाकिस्तान जैसे किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, किसी भी जगह पे दुनिया में, और ख़ास करके ऐसे तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ मसाइल का हुकूमतों के पास कोई हल नहीं होता, तो एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज हुकूमत इकनॉमिक मसाइल का, चैलेंजेस का, जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का, मुख्तलिफ चीज़ों का, इन्फ्लेशन का, कीमतों का, घरानी का कोई हल नहीं निकाल पाती। और जिस वजह से मसलसल लोग उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, मीडिया बोल रहा होता है, सारी चीज़ होती है। लेकिन जब वो हुकूमत इलेक्शन के अंदर चली जाती है और वो जो 90 दिन होते हैं, उससे पहले क्या फीलिंग है, इमरान खान उस फीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे थे शौकत तरीन के ज़रिए। वो मसलसल, जिसको सप्लाई साइड इकनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें वो बेसिकली तौर पे आपकी ट्रेजरी को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन लोगों को सहूलतें देने की कोशिश कर रहे थे, पेट्रोल की प्राइसेस, डिफरेंट चीज़ें। तो जब वो ये सब कुछ करते और उसके बाद जब वो इलेक्शन कैंपेन अपनी रन करते, और जो जिस किस्म का इमरान खान का एक रेटरिक था, उनके मुखालफिन के पास उस किस्म का रेटरिक ही नहीं था। इमरान खान की जो क्राउड पुलिंग एबिलिटी थी, इन सब चीज़ों के ऊपर जाके इलेक्शन का फैसला होना। अगर नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को और जनरल बाजवा को ये इत्मीनान होता 100% कि इमरान खान डेफिनेटली तौर पे इलेक्शन हार जाएंगे, ख़ास करके फ़ौज की बड़ी सलाहियत होती है इलेक्शन हराने की, पूरे मैकेनिज़्म करने के लिए, तो वो कभी भी रजीम चेंज ऑपरेशन ना करते। रजीम चेंज ऑपरेशन करना ही बुनियादी तौर पे वो कंटिंजेंट था अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग कि इमरान खान का इलेक्शन हारना जो है कोई डन डील नहीं है, और ख़ासा ख़तरा ये था कि इमरान खान इलेक्शन भी जीत जाएंगे, अपनी मर्ज़ी का एक आर्मी चीफ भी ले आएंगे, और यूं ताकत के ढांचे पे उनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाएगी। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दी। एक तीसरी एग्जांपल है जिसकी गलत होने का अब आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे। 1977 में जब पाकिस्तान नेशनल अवामी पीएनए ने एक मूवमेंट रन की, उनकी पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट थी, लाहौर में मस्जिद शुहदा के करीब, लाहौर के अंदर मार्शल लगा हुआ था, मस्जिद शुहदा के करीब फ़ौज ने क्राउड को कहा कि आप इस लाइन से आगे नहीं आ सकते। वर्कर्स उनके जो थे, खास करके जमात इस्लामी के, वो उससे आगे आए, फ़ौज ने गोली चलाई, 9 लोग ज़ख्मी हुए, 2 लोग वहाँ पे मौके पे जाँ बहक हो गए। उस वाक़ये के बाद जब वो भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया, तो जनरल चिश्ती जो हैं, जनरल फैज़ चिश्ती, जिनकी अब रहलत हो गई, वो हर टेलीविज़न प्रोग्राम में जाते रहे। उन्होंने अखबारों में आर्टिकल लिखे, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कहा कि वो जो वाक़या था वो एक, और वो अप्रैल 1977 का वाक़या था, और मार्शल लगा था 5 जुलाई 1977। तो उन्होंने कहा कि वो उस वाक़ये से ये बात साबित हो गई, फ़ौज को ये पता चल गया
کہ ذوالفقار علی بھٹو بڑے انپاپولر ہیں اور فوج کا سپاہی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلانا چاہتا۔ اور انہوں نے کہا جی فوج نے حساب کیا کہ پتہ نہیں 1300 گولی چلی تھی یا 1200 گولی چلی تھی، لیکن وہ تو صرف 2 لوگوں کو لگی یا 11 لوگوں کو لگی۔ فوج تو سپاہی جو ہے وہ تو گولی چلاتا ہے ٹو کل۔ تو جب وہاں پہ فوج کے سپاہیوں نے اوپر گولیاں مار دیں، بلڈنگس میں مار دیں، انہوں نے لوگوں کو ڈائریکٹلی گولیاں نہیں ماری، اور اس سے فوج نے حساب کتاب کیا کہ اب ہمیں عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ایک کیئرفلی پلانٹیڈ اسکرپٹڈ جھوٹ تھا۔ فوج کہیں کی بھی ہو، امریکہ برطانیہ کی فوج بھی ہو، جو کہ تھوڑی سی فرسٹ ورلڈ کنٹری کی تھوڑی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، کانشیسنس کا لیول ڈفرینٹ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اگر دنیا میں 190 فوجیں ہیں تو اس میں سے 180 اس قسم کی ہیں کہ وہاں کا سپاہی جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شعور، کوئی سوچ، کوئی ججمنٹ، کسی قسم کا ریفیوز کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ پاکستانی فوج کے سپاہی بیچارہ بالکل ہی مرا ہوا ہے، اس کی تو کوئی کانشیسنس کا لیول ہی نہیں ہے بالکل۔ اور یہ مفروضہ بنگالی کیا پاکستانی نہیں تھے، بلوچستان کے لوگ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ پتہ نہیں 1947 سے لے کے 1977 تک پاکستان کی فوج نے کتنے ہزاروں لاکھوں پاکستانی مارے مختلف جگہوں پہ، کبھی ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹریگر پہ نہیں رکا۔ پھر نیا مفروضہ یہ تھا کہ پنجاب میں نہیں چلا سکتے۔ اصل میں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری موومنٹ جو تھی وہ آئی ایس آئی کی ایک اسکرپٹڈ موومنٹ تھی۔ پی این اے کے اندر جو مین مسل تھا اس پوری موومنٹ میں جماعت اسلامی کا تھا۔ جماعت اسلامی اور جی ایچ کیو جو ہے ان کا آپس میں اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھا۔ بھٹو کو اتارنے کے لیے وہ موومنٹ جو ہے وہ چلائی گئی، اور فوج کے سپاہیوں کو آئی ایس آئی نے بتایا ہوا ہوگا کہ گولیاں سیدھی زیادہ نہیں مارنی، آگے پیچھے بلڈنگز میں ہوا میں مار دینی ہے، اور فوج کے سپاہیوں نے وہی کیا جو ان کو اس وقت انسٹرکشن دی بھی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کا مجھے کیسے پتہ چلا؟ ویسے تو اس کا ویسے پتہ چل جانا چاہیے، لیکن 2014 میں کچھ انٹیلیجنس کے افسران جس وقت نواز جب دھرنا ہو رہا تھا قادری صاحب کا اور عمران خان کا، تو انٹیلیجنس کے افسر جو ہیں وہ میڈیا کے لوگوں کو بریفنگ دیا کرتے تھے۔ ایک ایسی بریفنگ کے اندر جب نواز شریف کی حکومت نے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جو تھے انہوں نے اسے کہتے ہیں پیراملٹری رینجرز بلائے ہوئے تھے، اور رینجرز پریزیڈنٹس ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تھے، تو کسی نے یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اندر چلے جائیں گے، ان لوگوں کو اندر چلے جانا چاہیے۔ کسی آفیسر نے کہا بریفنگ دیتے ہوئے کہ چلے جائیں گے، خطرہ ہے کہ اندر چلے جائیں گے۔ تو کسی نے سوال پوچھا کہ اندر کیسے چلے جائیں گے، وہاں تو آگے رینجرز والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑی ایک پاز کر کے خاموشی کے بعد اس آفیسر نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ آگے پیچھے ہوا میں فائر کر دیں گے، ٹھیک۔ تو یہ کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے، 1977 میں بھی یہی ہوا، 2014 میں بھی اسی قسم کی پلاننگ تھی، اینڈ سو آن۔ اس سارے غلط مفروضے کا جو جنرل چشتی نے اور جی ایچ کیو نے مسالہ بیچا، اور جس میں پاکستان کے لوگوں نے فوج سمیت بلیو کر لیا، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد کے اندر، اس کا پھر آپ نے نتیجہ دیکھا پیراملٹریز کی شکل میں 13 اکتوبر 2025 کو۔ فوج ایسے ہی ہوتی ہے، اس کو جو آرڈرز ملتے ہیں اسے وہی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو غلط چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو آپ کی غلط جو ہے وہ کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں۔ اب آئے اس چیز کے اوپر کہ جس کی وجہ سے میں نے پوری کہانی کا نقشہ آپ کے سامنے بلڈ اپ کیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے آئی ایس ایف سے اور یوتھ ونگ کے ساتھ ایک میٹنگ کی اپنی تقریر کرنے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اویئرنیس کوئی نفسیات کے لیے نہیں پیدا کرنا چاہ رہے، وہ اویئرنیس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، ایک سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے لیے ہم نے اویئرنیس جو ہے پیدا کرنی ہے، سڑکوں پہ ہم نے نکلنا ہے۔ اور وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کا میسج مل گیا۔ کیا وہ صرف عمران خان کے میسج کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، یا ان کے ذہن کے اندر کوئی اسٹریٹجی ہے کہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب ایز چیف منسٹر ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کوئی خاطر خواہ قسم کی موبلائزیشن تو لوگوں کی نہیں کر سکے جہاں کے وہ چیف منسٹر ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں کہ جو آخری دفعہ میں نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جہاں ان کو بیل دی ہے کہ آپ راولپنڈی، اسلام آباد وغیرہ جا سکتے ہیں، اس بیل میں انہوں نے ایک کنڈیشن یہ بھی لگا دی ہے کہ اس بیل میں آپ جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، آپ جا کے کوئی ضروری کام کر سکتے ہیں یا ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو بیل نہیں دی ہوئی، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لوگوں کا، فرشتوں کا، آئی ایس آئی کا، پشاور ہائی کورٹ کے اوپر بھی خیبر پختونخوا کے اندر پشاور میں، جہاں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کا اثر و رسوخ اتنا ہو جائے گا، وہاں بھی ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں، اور اپنی مرضی کے فیصلے یا فیصلوں میں کورٹ کے پخ لگوا رہے ہیں۔ تو آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہما کی تحریک پورے ملک میں کیسے چلائیں گے؟ وہ خیبر پختونخوا سے باہر نکل کے لاہور میں، کراچی میں، بلوچستان میں، مختلف شہروں میں جا کے کارروائی یا ایکٹیویٹی یا آرگنائزیشن تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہیں کے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز کو یہ وزن جو ہے اٹھانا پڑے گا۔ تو جو نیشنل موومنٹ ہے اس میں خیبر پختونخوا کی حد تک تو ایک موبلائزیشن کسی تک ہوتے ہوئے مجھے نظر آتی ہے۔
पंजाब में कैसे होगी, सिंध में कैसे होगी, कराची में कैसे होगी, और शहरों में कैसे होगी, आज़ाद कश्मीर में कैसे होगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अनलेस अब ये हो सकता है कि सुहेल आफरीदी के पास एक ऐसी हिकमत अमली हो, उनके जहन में एक ऐसा खाका हो। सुहेल आफरीदी इज़ नॉट obliged टू टेल द मीडिया, लेट्स सी कि वो इसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन चैलेंज उनके रास्ते में ये है, जो मैंने बताया कि उनकी अपनी मोबिलिटी जो है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, अब और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई दफ़ा प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस करने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेसिक जो उनका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रहे हैं, उनकी वीकनेस है कि तहरीक इंसाफ शरीफ लोगों की एक सियासी जमात है, एक मतवस्त तबके की सियासी जमात है, जिसको इस बुनियादों पे खड़ा किया गया था कि आवाम को आपने इंस्पायर करना है, उनको मंशूर देना है, उनको आइडियाज़ देने हैं, उनको आपने इलेक्शन के लिए, रिफॉर्म के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आपने उनको मोबिलाइज़ करना है। तहरीक इंसाफ के खमीर के अंदर वायलेंस करना, पत्थर मारना, डंडे सोटे लेना, गोलियां चलाना, आग लगाना नहीं है। इस जमात ने न कभी आग लगाई है, न भी पत्थर मारे हैं, न गोली चलाई है। ये शरीफ लोगों की एक जमात है। दूसरी तरफ जिनके साथ मुकाबला है वो बदमाश हैं, वो लुटे लफंगे हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो हुकूमत का उन्होंने एक ड्रेस और यूनिफॉर्म और लिबादा ओढ़ा हुआ है। तो ये तहरीक इंसाफ का एक बड़ा सीरियस किस्म की लिमिटेशन या चैलेंज है। बट लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। अब आए महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो कहा कि हम शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे और हम पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे। पाकिस्तान में बड़ी मुकम्मल, बड़ी कामयाब किस्म की पहिया जाम हड़ताल भी हुई है। सारी की सारी ट्रैफिक रुक जाती थी, 60s में होती रही। अवामी लीग ने बांग्लादेश फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में की, और 77 में PNA ने बार बार पहिया जाम हड़ताल भी की, शटर डाउन स्ट्राइक भी की, और सारी दुकानें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद तो मैटर नहीं करता था, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची वगैरह की सब दुकानें बंद हो जाती थी, ट्रैफिक रुक जाती थी, हू का आलम हुआ करता था। इसके बाद 1977 के बाद अक्रॉस पाकिस्तान कभी पहिया जाम हड़ताल देखने में नहीं आई, ना ही शटर डाउन स्ट्राइक्स हुई हैं। हाँ, कराची में MQM जो है वो ये करवाती रही है, और MQM की अपील पे ऐसा होता। इसमें क्या फैक्टर है, मतलब इसके अंदर फैक्टर क्या होता है जिसकी वजह से किसी भी सियासी जमात कितनी ही पॉपुलर क्यों ना हो, सारे दुकानदार, सारी दुकानों की एसोसिएशन, सारे रिटेलर, सारे कारोबारी, सारे ट्रेडर जो हैं वो उसके साथ नहीं होते, ना ही सारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उसको पसंद करते हैं, दूसरों का भी उसमें इन्फ्लुएंस होता है। अगर एक मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल होती है या कंप्लीट शटर डाउन स्ट्राइक होती है, तो जो स्ट्राइक करवाने वाला होता है, खा वो जमात इस्लामी हो 1977 के अंदर, वो अवामी लीग हो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, या कराची के अंदर MQM हो, उसका इतना रोब और इतना थप्पड़ और इतना खौफ होता है कि लोग उससे ज़्यादा डरते हैं, हुकूमत से कम डरते हैं। 77 में यही था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इतना रोब नहीं था, जमात इस्लामी की दहशतगर्दी थी कि अगर दुकानें बंद नहीं करेंगे तो दुकानें तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, मारेंगे, पुलिस हेल्पलेस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। MQM की यही सिचुएशन थी, और अवामी लीग की भी यही सूरत हाल थी। ये पॉपुलैरिटी का सिम्टम नहीं होता, ये खौफ का और ताकत का सिम्टम होता है। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई साहब के पास, तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के पास इस किस्म की कोई स्ट्रीट पावर है, बदमाशी करने की, गुंडागर्दी करने की, दुकानों को आग लगाने की, गोलियां चलाने की, डंडे मारने की, चीज़ें तोड़ने की? नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ऐसी शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल अगर होगी तो बलोचिस्तान के बलोच एरियाज़ में होगी, और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब का पश्तून एरियाज़ में कोई इन्फ्लुएंस है तो शायद वहाँ पे हो जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा में हो सकती है अगर वहाँ की हुकूमत जो है इसके बारे में प्लानिंग करे। ये मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये पंजाब में हो सकती है, या सिंध में होगी, या कराची के अंदर होगी। अब अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है महमूद खान अचकज़ई साहब के पास, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो इसको कैसे करते हैं। अब आप देखें कि इसी दिन में और तो कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन जब से मैंने पिछला वीलॉग किया, मैंने सब कुछ चेक किया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि पाकिस्तान के अखबारों में एक तस्वीर छपी है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस स्ट्रोक फील्ड मार्शल जो हैं वो रियाद में थे, पता नहीं एक दिन पहले, और वहाँ पर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो एक प्रिंस हैं, प्रिंस खालिद बिन बला 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 जो हैं, प्रिंस खालिद बिन 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 जो हैं, उन्होंने उनको एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड है शाह अब्दुल अजीज़ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। उसके बारे में बताया गया है कि उनको इसलिए दिया है कि उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बनाने में जनरल साहब ने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो कभी किसी ने दी नहीं। और अवार्ड के बारे में बताया गया जैसे कि स्कूल में आपको परफॉर्मेंस पर सर्टिफिकेट होते हैं कि A ग्रेड है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, ये ABCDE होता है। इसी तरह से जो सऊदी अरब की हुकूमत अवार्ड देती है उसमें एक्सेलेंट होता है, गुड होता है, फर्स्ट डिवीज़न होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। लेकिन जनरल साहब को एक्सेलेंट अवार्ड दिया गया बिकॉज उन्होंने ऐसी खिदमत की हैं सऊदी अरब के लिए जो इससे पहले किसी ने की नहीं। इससे आपको क्या पता चलता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस?
इससे आपको ये पता चलता है, और ये कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जिसमें ये खबर नहीं है, आई एम श्योर कि सारे टेलीविज़न चैनल्स में भी खबर होगी। इससे आपको ये पता चलता है कि जनरल आसिम मुनीर को अच्छी तरह से ये बात पता चल चुकी है कि पाकिस्तान में आप उतनी देर तक आसानी से हुकूमत कर सकते हैं जब तक मगरब की हुकूमतें, अमेरिका ख़ास करके, अमेरिका सरकार, और सऊदी अरब की जो मोनार्कीज़ हैं और जो बादशाहतें हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की, सऊदी अरब की, जब तक ये आपके साथ हैं, इनकी तायद है, इनका अप्रूवल है, ये भी आखिर वाशिंगटन के पावर सिस्टम का हिस्सा है, उतनी देर तक आप बिल्कुल महफूज हैं। तो अब देखें कि जनरल आसिम मुनीर जब से ये बन गए हैं CDF, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये मसलसल अब एक स्टेट्समैन के तौर पे पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और पूरी दुनिया से वो ट्रीटमेंट जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और उनको अच्छी तरह बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के लोगों की मैंने जो है ना, इतना उनको, मैं वो डर गए मुझसे, इतना सहम गए कि अब मुझे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान से नहीं है। अब मैं बाहर से मैं जितना अप्रूवल लेता हूँ, उतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, उतना ज़्यादा लोग समझते हैं कि देखें दुनिया मेरी जो है वो कितनी ज़्यादा इज़्ज़त कर रही है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने लिबिया के साथ, जो लिबियन नेशनल आर्मी है, जो इनफैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं है लिबिया की, लिबिया के अंदर एक के GNU जो है उनकी एक गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल यूनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसको यूनाइटेड नेशन की, वेस्टर्न वर्ल्ड की बैकिंग है। और ये जो लिबियन नेशनल आर्मी है, इसको सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, रशिया वगैरह की बैकिंग। तो इसके साथ उन्होंने $4.6 बिलियन का उन्होंने एक मिलिट्री पैक्ट कर लिया। ये कितने अरसे का है, ये कितने अरसे में पैसे मिलेंगे, ये नहीं, उसकी कोई तफसीलात हमें पता। लेकिन इस पैक्ट से भी जनरल साहब ने सियासी तौर पे अपने आप को मजबूत किया। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैक्ट किया, उसकी जो पैक्ट किया था उसकी माली हमें अभी नहीं पता कि उससे कितने पैसे मिलेंगे जनरल साहब को या फ़ौज को। लेकिन ये जो पैक्ट उन्होंने किया है, ये भी सऊदी अरब की आशीर्वाद से ही उन्होंने किया। और यूँ ये कहिए कि सऊदी आशीर्वाद से, और सऊदी आशीर्वाद और हमायत ने फ़्लो किया है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द सऊदी पाकिस्तान मिलिट्री पैक्ट, डिफेंस पैक्ट, और उसके नतीजे में लिबिया से आपको $4.6 बिलियन जो हैं वो मिल गए। और जब ये हुआ था, सऊदी पैक्ट हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि इससे पहले लोग कहते हैं जी कुछ नहीं मिला, सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला। तो मैंने आपको कहा था कि उसकी वजह ये समझ आती है कि सऊदी अरब की ये डिमांड थी कि पाकिस्तान हमारे साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट और एग्रीमेंट करे। चूँकि ऐसा हुआ नहीं था, अब चूँकि हो गया है, तो अब सऊदी तिजोरी के मुँह जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इन तरीक़ों से अपने आप को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब आप में से बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और आप आगे से लिखते हैं कि नहीं नहीं, लोगों का बहुत ज़्यादा शऊर जो है वो डेवलप कर चुका है। आप अपने बारे को, अपने आप को लोगों के अंदर डाल के सोचते हैं। मैं जब पाकिस्तान के लोगों के हालात देखता हूँ, जो मज़ारों पे जाते हैं, जो पीरों को मानते हैं, मुझे कोई इस किस्म का शऊर वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। मुझे ये समझ आता है कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के लोगों की कमज़ोरियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई, और वो बहुत इफ़ेक्टिवली तौर पे उससे खेल रहे हैं। अब क्या सुहेल आफरीदी के पास इसका कोई तोड़ है? अचकज़ई साहब के पास इसका तोड़ है? जो इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे हुए थे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में, उनके पास इसका कोई तोड़ है? ये इट रिमेन्स टू बी सीन। चैलेंज क्या है मैंने आपके सामने रख दिया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।